अपराध और दंड, अध्याय 6 भाग 8। उसने जब सोनिया के कमरे में कदम रखा तो अंधेरा हो चला था। दिन भर सोनिया बेचैनी से उसकी राह देखती आ रही थी। उसके साथ दुनिया भी उसकी राह देख रही थी, स्विद्रिगाइलोव की यह बात याद करके कि सोनिया को सब कुछ मालूम है। वो सवेरे ही वहां आ पहुंची थी। हम उन दोनों लड़कियों की बातचीत का या उनके आंसुओं का वर्णन नहीं करेंगे, न ही इसका कि उन दोनों में कितनी गहरी दोस्ती को गई। इस मुलाकात से कम एक बात की तसल्ली तो हो गई थी कि उसका भाई अकेला नहीं रहेगा। वह अपना अपराध स्वीकार करने सबसे पहले उसी के पास, सोनिया के पास, गया था। जब उसे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि कोई इंसान उसके साथ हो तो उसको वह इंसान उसी की शक्ल में मिला था। लिहाजा वह जहां भी जाएगा वह उसके साथ रहेगी। उसने यह बात पूछी तक नहीं, वह जानती थी कि ऐसा ही होगा। उसके मन में सोनिया के लिए एक तरह की श्रद्धा थी। शुरू में जब उसने सोनिया के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी तो सोनिया के कुछ अटपटा भी महसूस हुआ था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भर आई थीं। इसलिए कि वह अपने आप को इस लायक भी नहीं समझती थी कि आंख उठाकर दुनिया की ओर देख भी सके। जब रस्कोल्निकोव के कमरे में पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी, दुनिया का उस वक्त का चित्र उसके मन पर हमेशा के लिए, जब उसने लगाव और सम्मान के भाव से झुककर उसका स्वागत किया था, अब वह उसके जीवन की सबसे सुंदर, सबसे अंतरंग स्मृतियों के रूप में अंकित था। आखिरकार दुनिया के सब्र ने जवाब दे दिया और वह अपने भाई के ही कमरे में उसकी राह देखने के लिए सोनिया को उसके अपने कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। उसे लग रहा था कि वह पहले वहीं जाएगा। जैसे ही सोनिया अकेली रह गई, यह विचार उसे सताने लगा कि वह आत्महत्या कर लेगा। इसका डर दुनिया को भी था, लेकिन दिन भर वे दोनों एक दूसरे को तरह तरह के तर्कों के सहारे ढाढ़स बंधाती रही थीं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा जब तक वे दोनों साथ रहीं, तब तक वे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थीं। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से अलग हुई, दोनों में से कोई भी इसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रही थी। सोनिया इस बात को भूल ही नहीं पा रही थी कि स्विद्रिगाइलोव ने कल उससे कहा था कि रस्कोल्निकोव के सामने दो ही रास्ते थे, साइबेरिया का या। इसके अलावा वह ये भी जानती थी कि वह कितना अहंकारी, घमंडी, स्वाभिमानी और अविश्वासी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुजदिली और मौत का डर ही ऐसी चीजें हैं जो उसे जिंदा रख सकती हैं। आखिरकार उसने घोर निराशा में डूबकर सोचा। इसी बीच सूरज डूब चला था। वह उदास मन से खिड़की के सामने खड़ी बाहर देख रही थी, लेकिन उसे बस सामने के घर की बेपुती दीवार ही दिखाई दे रही थी। आखिरकार जब उसे उस अभागे की मौत का लगभग पूरा यकीन होने लगा था, तभी उसने उसके कमरे में कदम रखा। सोनिया के मुंह से खुशी की चीख निकल गई, लेकिन इसके चेहरे को गौर से देखने के बाद उसका रंग अचानक पीला पड़ गया। लो, रस्कोल्निकोव ने मुस्कराकर कहा, मैं तुम्हारी सलीबें लेने आ गया, सोनिया। तुम्ही ने तो मुझसे चौराहे पर जाने को कहा था, इसलिए अब जबकि उसका वक्त आ गया है, तुम डर क्यों रही हो? सोनिया ने उसे हैरत से देखा। उसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। सोनिया की रीढ़ में सिहरन की एक लहर दौड़ गई, लेकिन पल भर बाद ही उसने महसूस किया कि न उसका लहजा सच्चा था और न उसके शब्द। वो उससे बातें भी आंखें चुरा कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि सीधे उसके चेहरे की ओर न देखना पड़े। देखो सोनिया, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह रास्ता शायद मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहे। अलबत्ता एक बात है, लेकिन वह एक लंबी कहानी है और उसकी चर्चा से अब कोई खास फायदा भी नहीं। जानती हो, मुझे किस बात पर गुस्सा आ रहा है? मुझे इस बात पर झुंझलाहट हो रही है कि सारे बेवकूफ़ जंगली जानवर मुझे घेर कर खड़े हो जाएंगे, मुझे घूरेंगे, मुझसे अपने बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछेंगे, जिनका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। उफ़, जानती हो, मैं पोफिरी के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं उससे बेजार हो चुका हूँ। मैं समझता हूँ, बेहतर तो यही रहेगा कि मैं अपने पुराने दोस्त, उस लेफ्टिनेंट बारूदी के पास चला जाऊं। कैसे चकराएगा वह मुझे देखकर, कैसी सनसनी फैलेगी, लेकिन मुझे शांत रहना होगा। मैं इधर कुछ दिनों से चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। जानती हो, अभी अभी मैंने अपनी बहन को लगभग मुक्का दिखाकर इसलिए धमकाया कि उसने आखिरी बार मुड़कर मेरी ओर देखा था।
ऐसी हालत में रहना ही कितना भयानक है। उफ, कितना पतन हो चुका है मेरा। तो लाओ, कहाँ है तुम्हारी सलीबें? लग रहा था वह अपने होश में नहीं है। वो किसी एक जगह मिनट भर शांत खड़ा भी नहीं रह सकता था और न ही किसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। उसके विचार एक दूसरे को दबोचकर आगे निकलते जा रहे थे। वह ऐसी बातें कह रहा था जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं। हाथ थोड़े कांप रहे थे। सोनिया ने चुपचाप एक दराज में से 2 सलीबें निकालीं, एक साइप्रस की लकड़ी की और दूसरी तांबे की। उसने उंगलियों से अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया, फिर उसके सीने पर सलीब का निशान बनाया और साइप्रस की लकड़ी का सलीब उसे पहना दिया। तो ये प्रतीक है मेरे सलीब उठाने का। हाँ, जैसे मैंने अभी तक काफ़ी मुसीबतें नहीं झेली हैं। साइप्रस की लकड़ी का सलीब जैसे कि आम लोग पहनते हैं। तांबे वाली लिजावेता की है और उसे तुम अपने लिए रखोगी। लाओ, देखूं तो ज़रा। यानी कि इसे वो पहने हुए थी। इस वक्त मुझे ऐसी ही 2 चीज़ों की याद आ रही है, एक चांदी का सलीब और एक छोटी सी मूर्ति। उस दिन उन्हें मैंने उस बुढ़िया की लाश पर फेंक दिया था। दरअसल इस वक्त तो मुझे उन्हें ही पहनना चाहिए था, लेकिन मैं बकवास कर रहा हूँ। असल बात मुझे नहीं भूलनी चाहिए। शायद मैं पूरी तरह खबतुलावास होता जा रहा हूँ। देखो सोनिया, मैं तुम्हें पेशगी बताने आया हूँ ताकि तुम्हें मालूम रहे। बस इतना ही कहना है मुझे। मैं इसलिए आया था। मैं सच सच बता दूँ, मैंने सोचा था कि वैसे कुछ और भी कहूँगा, लेकिन तुम तो खुद ही चाहती थी कि मैं चला जाऊं। तो मैं जेल भेजा जाऊंगा और तुम जो चाहती थी वह पूरा हो जाएगा। तुम भी रो रही हो, रहने भी दो, रो मत। उफ, कितनी नाकाबिले बर्दाश्त बात है। लेकिन उसकी भावनाएं उबल पड़ीं। सोनिया को देखकर उसका दिल खून के आंसू रो उठा। आखिर क्यों, उसने सोचा, वो आखिर इतनी परेशान क्यों है? उसका मैं कौन हूँ? भला वह रो क्यों रही है? मेरी माँ या दुनिया की तरह मुझसे विदा क्यों ले रही है? आगे चलकर वही तो मेरी देखभाल करेगी। अपने सीने पर सलीब का निशान बनाकर कम से कम एक बार तो प्रार्थना कर लो। सोनिया ने कांपती हुई, डरी डरी आवाज में उससे विनती की। क्यों नहीं, जरूर, तुम जितनी बार कहो। और बड़ी ईमानदारी से सोनिया, सच्चे दिल से। दरअसल वह कुछ और ही कहना चाहता था। उसने अपने सीने पर सलीब का निशान कई बार बनाया। सोनिया ने झपट कर शाल उठा ली और अपने सर पर डाल ली। हरे रंग की ऊनी शाल थी, शायद वही जिसका जिक्र मामेलादोव ने रस्कोल्निकोव से किया था, उस परिवार की शाल। यह विचार बिजली की तरह रस्कोल्निकोव के दिमाग में कौंधा, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। सचमुच वह खुद ही महसूस करने लगा था कि वह कितना अन्ना और किसी वजह से काफी चिंतित रहने लगा था। वह डर गया। अचानक उसके दिमाग में यह बात भी आई कि सोनिया उसके साथ जाने का इरादा रखती है। कहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? यहीं रहो तुम, मैं अकेला ही जाऊंगा। उसने झुंझलाकर डूबते दिल के साथ कहा और जोश में आकर दरवाजे की ओर लपका। मैं वहां पूरी फौज ले जाकर क्या करूंगा? बाहर जाते जाते वह बुदबुदाया। सोनिया कमरे के बीच में खड़ी रही। रस्कोल्निकोव ने उससे विदा तक नहीं ली। वह गोया उसे भूल चुका था। एक कड़वाहट में डूबी विद्रोही और शंका उसे झिंझोर रही थी। मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? ये सब मुझे करना चाहिए क्या? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके मन में ये सवाल उठे। क्यों न मैं यहीं रुककर सारा किस्सा निपटा लूं और न जाऊं? लेकिन इसके बावजूद वह गया। अचानक ये विश्वास उसके मन में बैठ चुका था कि सवालों का समय बीत चुका है। बाहर सड़क पर पहुंचकर उसे याद आया कि उसने सोनिया से विदाई का सलाम भी नहीं कहा था और उसे हरी शाल उड़े कमरे के बीच में खड़ा छोड़ आया था। बेचारी की हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि वह उस पर चीख पड़ा था। ये याद आते ही वह पल भर को ठिठका, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और विचार उठा। लगा कि यह विचार उस पर अंतिम और घातक वार करने की ताक में दुबका बैठा था। भला इस वक्त मैं उससे मिलने गया ही क्यों? मैंने उससे कहा कि मैं काम से आया हूँ। भला कौन सा काम? उससे काम तो मुझे कोई भी नहीं था, ये बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। क्यों? यह जरूरी था क्या? क्या मैं उसे प्यार करता हूँ? एकदम नहीं। अभी तो मैं उसे कुत्ते की तरह दुत्कार कर आया हूँ।
या मैं सचमुच ही वे सलीबे लेना चाहता था। उफ, मैं भी कितना पतित हो चुका हूँ। नहीं, मुझे जरूरत थी तो उसके आंसुओं की। मैं उसको दहशत में गिरफ्तार देखना चाहता था, ये देखना चाहता था कि उसका दिल कैसे दुखता है और कैसे खून के आंसू रोता है। मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे मैं चिपक सकूं ताकि मुझे कुछ और मोहलत मिल सके, ताकि मैं किसी इंसान को देख सकूं। और मुझे अपने आप पर इतना भरोसा था। मैं अपने आप को भल समझता क्या था। मैं हूँ एक भिखारी, एक नीच अभागा जो किसी काम का नहीं है, जो कमीना है। वह नहर के बंध के किनारे किनारे चला जा रहा था। उसे अब बहुत दूर नहीं जाना था, लेकिन पुल पर पहुंचकर वह एक पल के लिए रुका और इरादा बदलकर पुल पार करके भूसा मंडी पहुंच गया। वह उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था, कभी दाहिनी ओर देखता, कभी बाईं ओर। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को वह गौर से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। हर चीज उसकी पकड़ से निकल जाती थी। हफ्ते भर में या महीने भर में मुझे जेल की गाड़ी में बिठा कर इसी पुल से होकर कहीं ले जाया जाएगा। तब मैं इस नहर को किस तरह देखूंगा? क्या ये सब मुझे याद आएगा? उसके दिमाग में यह विचार बिजली की तरह कौंधा। मिसाल के लिए, वह साइन बोर्ड, उन अक्षरों को उस वक्त मैं किस तरह पाऊंगा? उस पर लिखा है कंपनी। अगर मैं इस अक्षर का को याद कर लूं और महीने भर बाद इसी अक्षर का को फिर देखूं तो उस वक्त इसे मैं किस तरह देखूंगा? मैं तब क्या महसूस कर रहा हूँगा और क्या सोच रहा हूँगा? हे भगवान, ये सब कुछ कितना तिरस्कार योग्य लगेगा। इस वक्त की ये सारे अंदेशे कैसे लगेंगे? अलबत्ता ये सब काफी दिलचस्प है। एक तरह से हा हा हा। जिन चीजों के बारे में मैं इस वक्त सोच रहा हूँ, मैं भी एक बच्चे की तरह हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। लेकिन अपने आप को मैं ताना किस बात का दे रहा हूँ? हे भगवान, ये लोग धक्का क्यों देते हैं? उस मोटे ने, शायद जर्मन है, अभी मुझे धक्का दिया। उसे मालूम है क्या कि उसने किसे धक्का दिया? बच्चे के साथ उस किसान भिखारिन को देखो, शायद वह मुझे अपने से ज्यादा भाग्यशाली समझ रही होगी। इसे कुछ दे क्यों न दूं, बस ये देखने के लिए कि वो करती क्या है। अच्छा, ये रहा 5 कोपेक का सिक्का मेरी जेब में। समझ में नहीं आता कि यहाँ पहुँचा कैसे। लो माई, ये लो। जुग जुग जियो साहब, भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारिन की कांपती आवाज सुनाई पड़ी। वह भूसामंडी में गया। उसे लोगों के बीच घिरे होने से चिढ़ थी, सख्त चिढ़। लेकिन इस वक्त वह जानबूझकर उसी जगह गया जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ थी। तन्हाई पाने के लिए वह सारी दुनिया की दौलत लुटा सकता था, लेकिन अभी वह यही महसूस कर रहा था कि वह 1 मिनट के लिए भी तन्हाई को झेल नहीं सकता था। भीड़ में एक आदमी, शराब के नशे में चूर, अपनी हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचे हुए था। वह नाचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह ठुमका लगाने के लिए पांव चलता था, तो धड़ाम से गिर पड़ता था। लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाए खड़े थे। रस्कोल्निकोव भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, कई मिनट तक उस शराबी को देखता रहा और अचानक जरा सा हंसा। एक ही पल बाद वह उसके बारे में सब कुछ भूल चुका था और वह उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था, हालांकि वह अपनी नजरें उसी पर जमाए हुए था। आखिरकार वह वहां से चला गया। उसे ये भी याद नहीं था कि वह कहाँ था, लेकिन जब वह चौक के बीच में पहुंचा तो यकबयक उसे एक जोरदार जज्बे ने आ दबोचा और पूरे शरीर पर उसकी आत्मा पर छा गया। अचानक उसे सोनिया के शब्द याद आए, जाओ, चौराहे पर खड़े हो जाओ, लोगों के आगे सर झुकाओ, धरती को चूमो क्योंकि तुमने उसे अपवित्र किया है, और फिर सारी दुनिया के सामने चीख कर कहो कि मैं हत्यारा हूँ। ये शब्द याद आते ही वह सर से पांव तक कांप उठा। तब वह अपनी निराशा और अपनी तन्हाई की भावना के उन तमाम दिनों के, लेकिन खास तौर पर पिछले कुछ घंटों की उस गहरी चिंता के भारी बोझ के नीचे इस कदर दब चुका था कि उसने झपटकर इस नए और अदम्य जज्बे की पनाह ले ली। इस जज्बे ने उसे इस तरह यकायक दबोच लिया था जैसे उसे कोई दौरा पड़ा हो। यह उसकी आत्मा में एक चिनगारी की तरह भड़का और फिर एक शोले की तरह उसके पूरे शरीर में छा गया। उसके अंदर हर चीज अचानक पिघल गई और उसकी आंखों में आंसू उबल पड़े। वह जहां खड़ा था, वहीं जमीन पर धड़ाम हो गया।
उसने चौक के बीच घुटनों के बल बैठकर धरती पर सर झुकाया और आनंद और मस्ती में आकर वहां की गंदी धरती को चूम लिया। फिर वह उठा और एक बार फिर सर झुकाया। पिए हुए है, पास खड़े एक लड़के ने कहा। लोग कह कहे मारकर हंस पड़े। यरूशलेम जा रहा है, छोकरों, और अपने बच्चों से और अपने देश से विदा ले रहा है। सारी दुनिया के आगे सर झुका रहा है और राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग को, उसकी धरती को चूम रहा है। एक शराबी ने मस्ती में आकर टुकड़ा लगाया। अभी तो कमउम्र नौजवान ही है। कोई तीसरा बोला, लगता तो किसी शरीफ घर का है। किसी ने गंभीर स्वर में कहा, कोई नहीं बता सकता आजकल की शरीफ घर का कौन है और कौन नहीं है। इन सब टिप्पणियों और वक्तव्यों को सुनकर रस्कोल्निकोव रुक गया और उसके मुंह से मैं हत्यारा हूँ कि जो शब्द निकलने वाले थे वे उसके होठों तक आकर ही दम तोड़ बैठे। फिर भी वह इन टिप्पणियों को सुनकर शांत रहा और अपने चारों ओर देखे बिना ही वह थाने की ओर एक गली में मुड़ गया। रास्ते में उसकी नज़र किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पहले से ही एहसास था कि ऐसा ही होगा। भूसा मंडी में जब वह दूसरी बार धरती पर झुका था तब उसने बाईं ओर निगाह जाने पर देखा था कि सोनिया कोई 50 कदम पर खड़ी थी और चौक में बनी लकड़ी की झोपड़ियों में से एक की आड़ लेकर उसकी नज़रों से छिपने की कोशिश कर रही थी। तो वह उसके इस पूरे दुखदाई रास्ते में उसके साथ साथ रही। उसी पल रस्कोल्निकोव ने महसूस किया और समझ लिया कि सोनिया हमेशा उसके साथ रहेगी, कि उसकी किस्मत उसे दुनिया के जिस कोने में भी ले जाए, सोनिया उसके पीछे पीछे आएगी। उसका दिल महसूस उठा, लेकिन अब वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। काफी तेजी से चलता हुआ वह दालान में जा पहुंचा, जहां से उसे सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर जाना था। ऊपर जाने में तो और भी वक्त लगेगा, उसने सोचा। आमतौर पर उसे लग रहा था कि वह जानलेवा पल अभी बहुत दूर है, कि अभी उसके पास बहुत सारा वक्त है, और यह कि इसी बीच वह सारे किस्से पर सोच विचार करके अपना इरादा बदल सकेगा। फिर वही कचरा, चक्करदार सीढ़ियों पर, फिर वही अंडों के छिलके, फिर वही फ्लैटों के पूरे खुले हुए दरवाजे, फिर वही रसोई घर जिनसे खाना पकाने की बदबू और भभक आ रही थी। रस्कोल्निकोव उस दिन के बाद से यहाँ नहीं आया था। उसकी टांगें सुन्ना पड़ गईं और जवाब देने लगीं, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। दम लेने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, मर्द की तरह अंदर जाने के लिए वह एक पल को रुका। लेकिन क्यों, किस लिए? यह महसूस करके कि वह किस लिए रुका था, उसने अचानक सोचा, अगर मुझे जहर का प्याला ही पीना है तो क्या फर्क पड़ता है, जितनी ही दुर्गति हो उतना ही अच्छा। एक पल के लिए लेफ्टिनेंट बारूदी की शक्ल बिजली की तरह उसके दिमाग में उभरी और गायब हो गई। क्या मुझे सचमुच उसके पास जाना चाहिए? क्या मैं किसी और के पास नहीं जा सकता? मिसाल के लिए पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पास क्यों न मैं अभी लौट पड़ूं और सीधा पुलिस सुपरिंटेंडेंट के घर चला जाऊं। कम से कम वहां सब कुछ दीवारों के पीछे तो होगा। नहीं, बारूदी, लेफ्टिनेंट बारूदी के पास। अगर उसे पीना ही है तो ये सारा जहर एक ही घूंट में पीना होगा। कातर भाव से उसने थाने का दरवाजा खोला। उसे ठीक से पता भी नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उस वक्त वहां कम ही लोग थे, बस एक दरबान और एक मजदूर। चौकीदार ने अपनी ओट के पीछे से झांक कर भी नहीं देखा। रस्कोल्निकोव अगले कमरे में चला गया। शायद अब भी मौका है कि मैं कुछ न कहूं, वह सोचता रहा। फ्रॉककोट पहने वहां का एक क्लर्क, यानी कि जो पुलिस की वर्दी में नहीं, मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। कमरे में कोने में एक दूसरा क्लर्क अपनी मेज पर बैठने जा रहा था। जमी तो वहां नहीं था, और जाहिर है पुलिस सुपरिटेंडेंट भी वहां नहीं था। कोई नहीं है क्या? रस्कोल्निकोव ने उस क्लर्क से पूछा जो मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। मिलना किससे है? आहा, किसी ने उसे कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन रूसी अंतरात्मा। परियों की कहानी में यह बात कैसे कही गई है? मैं भूल गया। कैसे हो तुम? एक जानी पहचानी आवाज ने अचानक जोर से कहा। रस्कोल्निकोव चौंका। लेफ्टिनेंट बारूदी उसके सामने खड़ा था। वह तीसरे कमरे से निकलकर वहां आया था। इसे होनी कहते हैं, रस्कोल्निकोव ने सोचा। ये यहाँ क्यों है? तुम, क्या काम है? सहायक सुपरिंटेंडेंट ऊंची आवाज में बोला। वह बहुत जोश में मालूम होता था,
शायद उसने थोड़ा सी पी हुई भी थी। अगर किसी काम से आए हो तब तो अभी समय भी नहीं हुआ। मैं तो यहाँ इत्तफाक से ही मौजूद हूँ, लेकिन मैं खुशी से कोई भी मदद करने को तैयार हूँ। एक बात माननी पड़ेगी, मैं क्या था माफ करना, मैं रस्कोल्निकोव। जानता हूँ तुम रस्कोल्निकोव हो। तुम समझे कि मैं तुम्हें भूल गया, यह न समझना कि मैं ऐसा हूँ। रोदियोनिच, यही नाम है ना? रोदियोन रोमानोविच। अरे हाँ, रोदियोन रोमानोविच, यही मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में जांच भी कर चुका। सचमुच मुझे बेहद अफसोस है कि तब बात मुझे बाद में समझाई गई। मेरा मतलब है, मैंने पता लगाया कि तुम एक नौजवान लेखक हो और विद्वान भी हो। मैं समझता हूँ, अभी शुरू ही कर रहे हो। भगवान जानता है, कौन सा साहित्यकार विद्वान ऐसा है जिसने शुरू में कोई ऐसा काम ना किया हो। तो साहब, मेरी बीवी और मैं साहित्य को इज्जत की नज़र से देखते हैं और मेरी बीवी पर तो उसका काफ़ी जोश सवार रहता है। साहित्य और कला की असल शर्त तो बस यह है साहब कि आदमी शरीफ घर का हो, बाकी सब कुछ तो बड़ी आसानी से प्रतिभा, विद्या, बुद्धि और मेधा से हासिल किया जा सकता है। मेरा मतलब, मिसाल के लिए हैट को ही ले लीजिए। हैट क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। आप जिस हैट का भी नाम लें, मैं जिम्मरमान के यहाँ से खरीद सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ हैट के नीचे होती है, साहब, हैट जिस चीज़ को ढककर और सुरक्षित रखता है, उसे मैं नहीं खरीद सकता। सच बताऊं, मैं तुम्हारे यहाँ आकर तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन सोचा कि शायद तुम लेकिन भगवान जाने, मैं तुमसे ये क्यों नहीं पूछता कि तुम भला किस लिए आए हो। सचमुच तुम्हें कुछ चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार वाले तुमसे मिलने आए हैं। जी हाँ, मेरी माँ और बहन। तुम्हारी बहन से मिलने का सौभाग्य मुझे मिल चुका है। बहुत ही सुशील, पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की है। सच कहता हूँ, मुझे बेहद अफसोस है कि उस दिन हमारी झड़प हुई। बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। और फिर मैं तुम्हें गशा जाने की वजह से एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं तुम्हें कुछ बहरहाल, बाद में सारी गुत्थियां काफ़ी अच्छी तरह सुलझ गईं। जुनून और कट्टरता, तुम्हारा गुस्सा मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ। परिवार के लोगों के आने की वजह से पता बदलवाने तो नहीं आए? नहीं, मैं तो यूं ही आ गया था। मैं पूछने आया था, सोचा था जमे तो शायद यही हो। ओह, तो ये बात है। तुम्हारी और उसकी दोस्ती हो गई है ना? मैंने सुना था इसके बारे में। मगर जमेतोव तो यहाँ नहीं है। तुम जरा देर से आए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अब हमारे यहाँ काम नहीं करता। कल से उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया। उसने अपनी बदली करवा ली। और मुझे अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि जाने से पहले वह जमकर यहाँ सबसे लड़ा। एक ही बॉडम आदमी था और कुछ नहीं। पर एक बात है, आदमी था होनहार। लेकिन बस हमारे आजकल के इन होनहार नौजवानों का कोई क्या करे। सुना है वह किसी इम्तिहान में बैठना चाहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह इसकी चर्चा कर करके सबका दिमाग चाटेगा, इसके बारे में डींग हाँकता फिरेगा और फिर यहीं उसका इम्तिहान खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी या तुम्हारे मिस्टर रजुमिखिन दोस्त की बात दूसरी है। तुम लोगों को आगे चलकर विद्वानों का जीवन बिताना है। एक या दो बार नाकाम हो जाने से यकीनन तुम लोगों की हिम्मत नहीं टूटेगी। तुम लोगों के लिए जिंदगी की ये सारी सजावटी चीजें गोया की हैं ही नहीं कि नहीं, जिसे कहते हैं तुम लोग जोगी हो, साधु सन्यासी हो। तुम्हें तो बस इसकी फिक्र रहती है कि किताब हो, कान पर कलम हो और शोध का काम हो, यही तो तुम्हारी आत्मा को उड़ाने भरने का मौका मिलता है। मैं खुद थोड़ा तुमने लिविंगस्टन का यात्रा वृतांत पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ा है, मगर आजकल बहुत से शून्यवादी घूमते रहते हैं। लेकिन जाहिर है और उम्मीद ही क्या की जाए, मैं तुमसे कहता हूँ, हम लोग जिस तरह के जमाने में रहते हैं उसे देखो। फिर भी मैं तुमसे एकदम साफ कहता हूँ, तुम खुद तो शून्यवादी नहीं हो। मुझे साफ साफ बता दो, एकदम साफ साफ। नहीं न, तो देखो,
तुम मुझसे खुलकर बातें कर सकते हो। किसी तरह का कोई संकोच महसूस करने की जरूरत नहीं, मुझसे वैसे ही बातें करो जैसे खुद से करते। नौकरी एक चीज है और तुम समझे, मैं कहने जा रहा हूँ कि दोस्ती है ना, नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, दोस्ती नहीं, बल्कि इंसान की, एक नागरिक की भावना, इंसानियत की भावना और ईश्वर की लगन। भले ही मैं अफसर की हैसियत से ड्यूटी पर हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं भी एक इंसान, एक नागरिक हूँ, और मुझे अपने हर काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तुमने अभी अभी जमेतोव का जिक्र किया, तो जमेतोव के बारे में तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो किसी बदनाम अड्डे में शैंपेन या रूसी शराब पीते वक्त फ्रांसीसी ढंग से स्कैंडल जरूर खड़ा करेगा। ये जमेतोव है ही ऐसा। लेकिन मैं तो जनाब हमेशा, समझ लीजिए, अपने फर्ज का भी पाबंद रहा हूँ और मेरी भावनाएं भी हमेशा बहुत ऊंचे दर्जे की रही हैं। इसके अलावा मेरी कुछ हैसियत भी है, मेरे पास ओहदा है और नौकरी है, बीवी बच्चे हैं। मैं एक इंसान की हैसियत से और एक नागरिक की हैसियत से अपना फर्ज निभा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कौन है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा ने तुम्हारी भावनाओं को निखारा है। इसके अलावा इधर हाल में ये दायां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। रस्कोल्निकोव ने जिज्ञासा से अपनी भौहें सिकोड़ी। सहायक सुपरिंटेंडेंट के मुंह से जाहिर था कि अभी वह खाना खाकर आ रहा था। शब्द इस तरह धाराप्रवाह निकल रहे थे कि रस्कोल्निकोव को ज्यादातर खोखली आवाजों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ का मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी समझ में जरूर आया। उसने अफसर को सवालिया नजरों से देखा क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहना क्या चाहता था। मैं छोटे बालों वाली उन नौजवान लड़कियों की बातें कर रहा हूँ, बतूनी सहायक बोलता रहा। मैंने उनको दाया नाम दिया हुआ है और मेरी समझ में यह नाम बेहद मुनासिब है। ही, वे अकादमी में भर्ती हो जाती हैं और शरीर रचना विज्ञान पढ़ती हैं। तुम क्या सचमुच ये समझते हो कि मैं कभी बीमार पड़ा तो अपना इलाज कराने के लिए इनमें से किसी को बुलाऊंगा? ही, सहायक सुपरिंटेंडेंट दिल खोलकर हंसा। अपने इन छोटे छोटे मजाकों पर उसे खुद ही बहुत मजा आ रहा था। देखो, मैं मानता हूँ कि ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती, सो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके ही संतोष लेना चाहिए। उसका दुरुपयोग क्यों किया जाए? इज्जतदारों को बेइज्जत क्यों किया जाए, जैसा कि वो लुच्चा जमेतोव करता है? मैं पूछता हूँ जनाब, उसने क्यों भला मेरी बेइज्जती की? फिर आए दिन ये खुदकुशी के मामले भी आते रहते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि इधर हाल में ये कितने बढ़ गए हैं। ये लोग अपनी आखिरी कौड़ी तक फूंक देते हैं और फिर अपने भेजे में गोली मारकर मर जाते हैं। लड़के, लड़कियां और बूढ़े, सभी। आज सवेरे ही इसी तरह का एक मामला हमारे सामने आया। एक साहब अभी कुछ ही अरसा हुआ इस शहर में आए थे, निल पेत्रोविच। उसने दूसरे कमरे में किसी को पुकार कर पूछा, निल पेत्रोविच, क्या नाम था उस बंदे का जिन्होंने आज सवेरे पीटर्सबर्ग की द्वीप में अपने को गोली मार ली थी? स्विद्रिगाइलोव, किसी ने दूसरे कमरे से लापरवाही के लहजे में, भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। रस्कोल्निकोव चौंक उठा। स्विद्रिगाइलोव, वह चीखा। स्विद्रिगाइलोव ने अपने को गोली मार ली? क्यों? तुम इस स्विद्रिगाइलोव को जानते थे क्या? हाँ, मैं जानता था। वे यहाँ कुछ ही अरसा हुआ आए थे। ठीक वही, मैं जानता हूँ, वे यहाँ कुछ दिन पहले ही आए थे। उनकी बीवी अभी हाल ही में मरी हैं। सुना है, बहुत बदचलन आदमी थे और अब अपने को गोली मार ली। सो भी ऐसी शर्मनाक हालत में कि कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी नोटबुक में एक छोटा सा संदेश लिखकर छोड़ गए हैं कि जब मरने जा रहे थे तो पूरी तरह होश में थे। उन्होंने किसी को अपनी मौत के लिए दोषी भी नहीं ठहराया है। सुना है बहुत पैसे वाले आदमी थे। तुम उन्हें कहाँ से जानते हो? मैं जानता था, मेरी बहन उसके यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। खूब, क्या कहने। तब तो हमें तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तुम्हें किसी तरह का कोई शक तो नहीं था? मैं उनसे कल ही मिला था। वे शराब पी रहे थे। मुझे तब इस तरह का कोई ख्याल भी नहीं था। रस्कोल्निकोव को लगा कोई भारी बोझ उसके ऊपर आ गिरा है और उसने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह दबा रखा है। लो, तुम्हारा रंग फिर उड़ गया। यहाँ शायद घुटन काफी है।
जी हाँ, मैं समझता हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, रस्कोल्निकोव ने बुदा-बुदा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बिल्कुल, नहीं, मैं तो कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई। सहायक सुपरिंटेंडेंट ने अपना हाथ तक आगे बढ़ा दिया। मैं तो जमेतोव से मिलने आया था। मैं समझ गया, और मैं खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी बहुत हुई। तो मैं चला, रस्कोल्निकोव ने मुस्कराकर कहा। वह बाहर निकल गया, उससे सीधे चला नहीं जा रहा था। सर चकरा रहा था और टांगें सुन्न पड़ रही थीं। दाहिने हाथ से दीवार का सहारा लेकर वह सीढ़ियां उतरने लगा। उसे एहसास हुआ कि एक दरबान हाथ में रजिस्टर लिए हुए उसे धक्का देकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर थाने की ओर चला गया। उसे ये भी एहसास हुआ कि नीचे कहीं पहली मंजिल पर एक कुत्ता भूंक भूंक कर कान खाए जा रहा था। एक औरत ने उसे बेलन फेंककर मारा था और अब चीख रही थी। सीढ़ियां उतरकर वह नीचे दालान में पहुंच गया। वहां, फाटक के पास, सोनिया खड़ी थी। उसका चेहरा मुर्दों की तरह पीला था और वो फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो उसके सामने जाकर रुक गया। सोनिया के चेहरे पर निराशा का दारुण भाव उभरा। वह अपने दोनों हाथ उठाकर रह गई। रस्कोल्निकोव के होठों पर एक फीकी सी और लिजलिजी मुस्कुराहट मदर आ रही थी। वो पल भर चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा और फिर थाने में चला गया। सहायक सुपरिंटेंडेंट अपनी मेज पर बैठा कुछ कागज उलट पुलट रहा था। वही दरबान, जिसने सीढ़ियों पर रस्कोल्निकोव को धक्का दिया था, उसके सामने खड़ा था। अरे, फिर आ गए। यहाँ कुछ भूल गए थे क्या? लेकिन बात क्या है? रस्कोल्निकोव के होठ पीले पड़ रहे थे और वह निश्चल आंखों से सामने घूर रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वह मेज के पास पहुंचा, एक हाथ उस पर टिका कर झुका, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह न सका। मुंह से कुछ उखड़ी उखड़ी आवाजें ही निकलीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कुर्सी, ये लो, कुर्सी पर बैठ जाओ। पानी। रस्कोल्निकोव धम से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसने अपनी नजरें सहायक सुपरिंटेंडेंट पर से नहीं हटाईं, जिसके चेहरे पर बेजारी और हैरत का भाव झलक रहा था। पल भर दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और इंतजार करते रहे। पानी आ गया, मैंने ही, रस्कोल्निकोव ने कहना शुरू किया। लो, थोड़ा सा पानी पी लो। रस्कोल्निकोव ने हाथ से गिलास दूर हटा दिया और धीमी आवाज में लेकिन साफ साफ, हर शब्द पर ठहरते हुए कहा। उस सूदखोर बुढ़िया और उसकी बहन लिजावेता का कुल्हाड़ी से खून मैंने ही किया था और उनके यहाँ डाका डाला था। सहायक सुपरिंटेंडेंट हक्का बक्का रह गया। लोग चारों ओर से दौड़ पड़े। रस्कोल्निकोव ने अपना बयान फिर दोहराया।